समस्त मांग फलन की तरफ चलते हैं। समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन, हमने ये पढ़ा था प्रभावपूर्ण मांग का जो सिद्धांत है उसके दो भाग हैं, एक तो समस्त पूर्ति फलन और एक समस्त मांग फलन। और समस्त पूर्ति फलन एक निश्चित समय पे स्थिर हो जाता है, इसके बाद हम रोजगार में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। और समस्त मांग फलन जो है, समस्त मांग फलन का मतलब है कि जो समस्त पूर्ति और समस्त मांग के द्वारा प्रभावपूर्ण मांग की व्याख्या होती है। तो जहाँ पे समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन एक दूसरे को काट देते हैं, वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, वहीं पर प्रभावपूर्ण मांग होती है। तो उसी बिंदु को ही प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। तो आप देख लेते हैं समस्त मांग फलन क्या है, इसकी परिभाषा समझ लें। समस्त मांग फलन हमने समझा दिया है, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट हमारा क्या है, समस्त पूर्ति फलन, और आउटपुट हमारा क्या है, एक मांग फलन है, मांग है। अच्छा, हम उत्पादन किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम करते जा रहे जो होगा देख लेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम उत्पादन किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। तो उस उद्देश्य के लिए हमें करना क्या है, हम पहले मांग फलन समझ रहे हैं ना, कुल मांग फलन समझ रहे हैं। कुल मांग क्या है या मांग फलन, दोनों एक ही बात है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे AS लिखा है एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ AD लिखा है एग्रीगेट डिमांड है। तो अब एग्रीगेट डिमांड, यही देखो प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जिसको समझ में आ गई वो प्रभावपूर्ण मांग को समझ जाएगा। प्रभावपूर्ण मांग बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन बस समझ लो तो, बस हमारी बात को ध्यान से सुनना। चलो आते हैं प्रभावपूर्ण कुल मांग फलन पे आते हैं। कुल मांग क्या है? कुल मांग एक आय का निश्चित स्तर होता है। उस व्यक्ति जो है उत्पादन उतना कम से कम करना चाहेगा जिससे कि उसकी लागतें पूरी हो जाए। तो वो जो एक आशा करता है, उत्पादन की जो एक आशा करता है, एक निश्चित रोजगार पर, परिभाषा यही लिखनी है, एक निश्चित रोजगार पर कोई भी प्रोड्यूसर उत्पादन की जो आशा करता है वही उसकी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड होती है, वही उसकी कुल मांग होती है। जैसे हमने मान लो ये 200 यहाँ पे रोजगार हमने लगाया 10 रोजगार 10 व्यक्तियों को लगा दिया, तो हम ये आशा कर रहे हैं कि 210 के बराबर हमारा उत्पादन हो, है ना। अभी यहाँ से हमारी इसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन कर सकते हैं हम 200 लगा रहे हैं तो 210 हमारा उत्पादन होना चाहिए, नहीं तो हम बंद कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने रोजगार 15 लगा दिया तो हमारा जो कुल उत्पादन है, कुल डिमांड है वो 220 हो गई। और 20 लगा दिया, रोजगार 20 लगा दिया तो 230 हो गई। और 25 लगा दिया 240, 30 लगा दिया 250, 35 लगा दिया 260। डिमांड है, देखो कुल मांग है, कुल मांग में हम इसलिए इसको स्थिर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा स्थिर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भाई ये पूर्ति है, पूर्ति एक निश्चित समय पर स्थिर होती है। पूर्ति हम इससे ज़्यादा लागत नहीं लगा पाएंगे, हमारी एक निश्चित इंडस्ट्री होगी, हम उससे ज़्यादा लागत नहीं लगा सकते। लेकिन डिमांड क्या है, हमारी डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मशीनें हो सकता है उस समय पूरी क्षमता से काम ना कर रही हैं, उसमें क्षमता अभी बाकी हो, तो जो क्षमता उसमें बाकी होगी हम उस समय रोजगार और बढ़ा के उत्पादन कर लेंगे। यानी डिमांड के लिए तो हम कभी नहीं रुकेंगे, लेकिन सप्लाई या पूर्ति एक निश्चित सीमा तक ही लगा सकते हैं। मान लो मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख से ज़्यादा तो लगा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर बिक्री ज़्यादा हो रही है तो मैं 1 लाख से ज़्यादा भी उत्पादन कर लूँगा। हो सकता है 2-10 लेबर बढ़ा करके और उत्पादन कर लूँ, तो ऐसा संभव है, इसलिए इसको यहाँ पे स्थिर नहीं किया गया है। अब चलो बात ये देखते हैं, ये तो हमारा क्या है, समस्त मांग फलन है। अब समस्त मांग फलन भी हमने समझ लिया, शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समस्त मांग फलन की एक बार और परिभाषा कि रोजगार का वो स्तर जिस पर कोई भी उत्पादक उत्पादित करके जो आशा करता है, उत्पादन की जो आशा करता है,
एक निश्चित रोजगार पर उत्पादन की जो आशा करता है, एक एक्सपेक्ट करता है ना कि हमें इतना मिलना चाहिए, तो जो आशा करता है वही जो है कुल मांग होती है। और अगर वही सारे कुल मांगों को जोड़ लिया जाए तो ये हमारा क्या होता है, समस्त मांग फलन होता है। इसको हम समस्त मांग फलन अनुसूची या मांग अनुसूची भी कहते हैं।